ये सब करने की रीजन बस ये थी कि वो प्रोटैगनिस्ट की असली नेचर को टेस्ट करना चाहता था। दंग चन्हा की नज़र नॉर्मल लोगों जैसी नहीं थी, क्योंकि उसके पास ड्रैगन आइज थे जो उसे अ रैंक मॉन्स्टर ग्रीन ड्रैगन से रेयर आर्टिफैक्ट के तौर पर मिले थे। इन आंखों से वो न सिर्फ मैजिकल पावर बढ़ा सकता था और दूर तक देख सकता था, बल्कि सीधा किसी इंसान की अवेकनिंग वैल्यू भी जान सकता था। जब से उसे ये आंखें मिली, उसने कभी आंखें सिकोड़कर कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन पहली बार उसे प्रोटैगनिस्ट को देखकर ऐसा फील हुआ। उसे अनयूजुअल मैजिकल पावर नजर आई और वो तुरंत उससे उसका नाम और रैंक पूछने आ गया। जब पता चला कि सामने वाला सिर्फ एफ रैंक है, तो जोंग चोंग हो का पहला ख्याल ये था कि ये झूठ है, क्योंकि एफ रैंक हंटर तो उसकी आंखों में देखकर खड़ा ही नहीं हो सकता। नॉर्मल लोगों और लो लेवल अवेकेंड के लिए हाई लेवल अवेकेंड ऐसे लगते हैं जैसे कोई डेंजरस बीस्ट हो। कंफर्म करने के लिए जांग चोंग हाओ बाद में एक पुरानी कन्वीनियंस स्टोर पर गया और देखा कि क्लर्क उसे देखकर डर से कांप रहा है। तो साफ था कि ये एफ रैंक वाली बात नॉनसेंस थी। इसलिए प्रोटैगनिस्ट को टेस्ट करने के लिए जांग चोंग हाओ ने पहले एक छोटा एक्सीडेंट क्रिएट किया और फिर उसे हिस्ट्री का बेस्ट बेनिफिट्स डील दिया। लेकिन प्रोटैगनिस्ट पूरे टाइम पोकर फेस बनाकर खड़ा रहा। उसकी ये एटीट्यूड देखकर जांग चोंग हा ने सोचा, क्या ये मुझे और एस रैंक हंटर को हल्के में ले रहा है? फिर भी जांग चोंग हा को अलग अलग तरह की नजरों की आदत थी, तो प्रोटैगनिस्ट की कोल्डनेस उसे अजीब तरीके से सैटिस्फाई कर गई। इसलिए उसने प्रोटैगनिस्ट को ब्लेम लेने के लिए कहा। यह इसलिए नहीं था कि वो उसे पसंद नहीं करता, बल्कि वो बस उसकी हिडन एबिलिटी जानना चाहता था और देखना चाहता था कि वो इंटिमिडेशन पर कैसे रिएक्ट करता है। पर उसकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा प्रोटैगनिस्ट ने तुरंत मान लिया। ये देखकर जांग चोंग हा कुछ सेकंड के लिए स्पीचलेस रह गया। उसके चेहरे पर डर का कोई साइन नहीं था। अब वो सोच रहा था, आखिर मान क्यों गया? कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करने के लिए? प्रोटैगनिस्ट ने कहा था कि वो अभी एस रैंक स्पेस गेट्स में नहीं जा सकता, लेकिन ये नहीं कहा था कि वो पहले कभी नहीं गया। इससे शक हुआ कि शायद वो हाई लेवल अवेकेंड है जो अपनी मैजिकल पावर को जानबूझकर सप्रेस कर रहा है। लेकिन इतना ज्यादा दबाकर? ये तो अनकंफर्टेबल होना चाहिए। हालांकि वो और प्रोवोक करना चाहता था, लेकिन आज के लिए इतना काफी था। फिलहाल इस कर्स जगह से निकलना बेहतर है। उसे पता नहीं था कि प्रोटैगनिस्ट का काम फेस सिर्फ बाहर से था, अंदर से उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। आखिरकार वो बच गया। वो लोग बच गए थे। सामने प्रोटैगनिस्ट चल रहा था और पीछे जंग चोंग हाओ ने जंग शकिंग को सहारा दिया हुआ था। तीनों मिलकर डंजियन के एग्जिट की ओर बढ़ने लगे। बाहर निकलते ही प्रोटैगनिस्ट एकदम शॉक में आ गया, क्योंकि बाहर रिपोर्टर्स बहुत बड़ी संख्या में खड़े थे। जैसे ही किसी को जिंदा बाहर आते देखा, सारे रिपोर्टर्स एक्साइटेड हो गए और कैमरा शटर्स लगातार क्लिक होने लगे। रिपोर्टर्स ने तुरंत ही सवाल पूछने शुरू कर दिए। अंदर स्पेस गेट में क्या था? मॉन्स्टर्स किस लेवल के थे? और क्या कोई और भी जिंदा बचा है? तभी प्रोटैगनिस्ट को समझ आया कि इतनी भीड़ क्यों है। असल में सारे एग्जिट्स यहीं कन्वर्ज हो रहे थे। लेकिन प्रोटैगनिस्ट कुछ जवाब देता उससे पहले ही रिपोर्टर्स की आंखें डिसबिलीफ से चौड़ी हो गईं। उन्होंने देखा कि जंग चोंग हाओ बेहोश पड़े जंग शकिंग को उठाए हुए स्पेस गेट से बाहर आ रहा है। 2 एस रैंक जिंदा बाहर आए थे, लेकिन जंग शकिंग क्यों बेहोश था? तभी एसोसिएशन स्टाफ भी तुरंत पहुंच गए और उन्होंने सिचुएशन के बारे में पूछना शुरू किया। उनके मन में कई सवाल थे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि जंग शकिंग बेहोश क्यों है। शुरुआत में स्टाफ को लगा कि जंग शकिंग को शायद स्पेस गेट के अंदर किसी सीक्रेट मैकेनिज्म ने अटैक किया, लेकिन सबको तब शॉक लगा जब जंग चोंग हाओ ने प्रोटैगनिस्ट की ओर देखते हुए कहा, हमारे बीच बस थोड़ी सी बहस हुई थी सैक्रिफाइस डिसाइड करने को लेकर, और उसने ही जंग शकिंग को नॉकआउट कर दिया। प्रोटैगनिस्ट हैरानी से उसे देखने लगा। डंजियन से बाहर निकलते ही ये झूठ बोल रहा है। स्टाफ को भी उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि एक अननोन हंटर की बजाय जंग चोंग हाओ पर शक करना ज्यादा आसान था। हालांकि असलियत में ऐसा ही हुआ था, फिर भी शक होना जंग चोंग हाओ को काफी बुरा लग रहा था। अगले ही पल उसने अपनी हरी आंखों से प्रोटैगनिस्ट को गुस्से से घूरा, मानो कह रहा हो, चुप मत खड़े रहो, कुछ बोलो। प्रोटैगनिस्ट ठंडे पसीने से भीगते हुए पहले चुप रहा, फिर बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, जंग शकिंग को मैंने ही नॉकआउट किया है। यह सुनकर रिपोर्टर्स और एसोसिएशन स्टाफ सब शॉक में रह गए। प्रोटैगनिस्ट ने समझाया कि उसका इरादा उसे हर्ट करने का नहीं था, बस सोने के लिए, ताकि डंजियन कंप्लीशन स्मूथ हो सके, और जब वो उठेगा तो वो माफी भी मांग लेगा। लेकिन कोई भी ये मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि एक नॉन एस रैंक हंटर ऐसा कर ही नहीं सकता। इसी बीच अचानक जंग चोंग हाओ बहुत वीक दिखने लगा और भारी सांसें लेने लगा। जंग चन हाओ एसोसिएशन स्टाफ की तरफ देखता है और कहता है, मैं इस हालत में जांग जेसिंग पर अटैक कैसे कर सकता हूं? ये सुनकर स्टाफ चुप हो जाते हैं। लेकिन प्रोटैगनिस्ट को याद है कि स्पेस गेट में उसकी हालत इतनी सीरियस नहीं थी, यानी वो साफ तौर पर बहाना बना रहा था। इसी समय रिपोर्टर अचानक रिएक्ट करते हैं और प्रोटैगनिस्ट की तरफ दौड़ पड़ते हैं। वे बार बार सवाल पूछते हैं, क्या सच में तुमने एस रैंक हंटर को नॉकआउट किया? प्रोटैगनिस्ट ठंडे एक्सप्रेशन के साथ जवाब देता है, हाँ मैंने किया। कुछ दिनों बाद अस्पताल में जागते ही जेंग शेकिंग न्यूज रिपोर्ट देखता है और गुस्से से मुट्ठियां भींच लेता है। किसकी हिम्मत हुई मुझे ऐसे ट्रीट करने की? इसी बीच इनन शांग प्रोटैगनिस्ट को डिनर के लिए बुलाता है।
न्यूज़ डिलीट हो चुकी है, लेकिन एनून शांग उसे पहले ही देख चुका था और ये कंफर्म करना चाहता था कि क्या सच में प्रोटैगनिस्ट ने जांग शक-सिंग को नॉकआउट किया था या नहीं। प्रोटैगनिस्ट का जवाब उसे काफी हैरान कर देता है। जैसे ही बात खत्म होती है, प्रोटैगनिस्ट का फोन बजता है। कॉल उठाते ही उसका स्वादिष्ट खाना बेकार लगने लगता है, क्योंकि कॉल किसी और का नहीं बल्कि उसी विक्टिम जांग शेकिंग का है। प्रोटैगनिस्ट विनम्रता से जवाब देता है और हाथ से इशारा करता है कि एनरन शांग खाना शुरू कर ले। वो खुद साइड में जाके कॉल रिसीव करता है। जांग शेकिंग का मकसद सीधा साधा था, ये कंफर्म करना कि क्या सच में प्रोटैगनिस्ट ने उसे स्पेस गेट में नॉकआउट किया था। घटना अचानक हुई थी, इसलिए उसे ठीक से याद नहीं। उसे अपने अंदाजे से लगता है कि जांग चनहाओ असल में जिम्मेदार था, लेकिन वो पूरी तरह से श्योर नहीं था। वो कहता है कि उसे बस इतना याद है कि किसी ने पीछे से उसके सर पर मारा और आखिरी झलक में उसे प्रोटैगनिस्ट की ठंडी नजर दिखी थी। इसलिए अब वो एक साफ एक्सप्लेनेशन चाहता है। प्रोटैगनिस्ट ठंडे पसीने में ये सब सुनता है। स्थिति खराब थी। क्या वो साफ साफ मान ले कि जांग चनहाओ ने उसे इल्जाम लेने पर मजबूर किया? लेकिन क्या जांग जेसिंग पर भरोसा किया जा सकता है? आखिरकार वो राष्ट्रीय हीरो इसलिए नहीं है क्योंकि वो न्याय का प्रतीक है, बल्कि इसलिए कि उसने सबसे ज्यादा स्पेस गेट्स क्लियर किए हैं। वो बेसिकली एक डंगॉन वर्कहॉलिक है। ऐसे इंसान पर भरोसा करना सुरक्षित नहीं। इसलिए प्रोटैगनिस्ट खुद जिम्मेदारी लेता है। जांग जेसिंग, सॉरी, मैंने ही तुम्हें नॉकआउट किया। फिर वो समझाता है कि उसने ऐसा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जांग खुद को ज्यादा पुश करे। वो खुद बलिदान बनने वाला था और माफी के तौर पर वो सारे डंगॉन रिवॉर्ड्स देने को तैयार है। ये सुनकर जैंग की नसें फूल जाती हैं। आर यू किडिंग मी? ये मामला बात करके सुलझाया जा सकता था और अब वो इसे एक आइटम से सेटल करना चाहता है। ये बिल्कुल भी कबूल नहीं है। कोई भी इस पर यकीन नहीं करेगा कि स्पेस गेट में किसी को बेहोश करना उसके भले के लिए था। और ऊपर से जैंग को शक है कि शायद प्रोटैगनिस्ट और जांग चोंग हाओ पहले से ही मिले हुए थे। सबसे बड़ा डाउट, क्या तुम सच में एफ रैंक हो? ये सुनकर प्रोटैगनिस्ट चुप हो जाता है। वो कहना चाहता है कि उसकी स्पेशल सिचुएशंस है, लेकिन जैंग अब सुनना नहीं चाहता। वो खिड़की की तरफ देखकर कहता है, अब से मैं तुम्हें वॉच करूंगा, और कॉल काट देता है। इसके बाद जांग अपनी असिस्टेंट से माफी मांगता है, जो काफी देर से इंतजार कर रही थी। असिस्टेंट अजीब सी हंसी हंसती है और कहती है, इट्स फाइन। फिर वो मांगी गई जानकारी जांग को दे देती है। एसोसिएशन ने जल्दी ही एक्शन लेकर न्यूज रिपोर्ट्स हटा दी थीं, लेकिन जिन लोगों को देखना था वे देख चुके थे। ऑनलाइन बहुत लोग जांग जैक सिंह की आलोचना करने लगे। असिस्टेंट उसे इग्नोर करने को कहती है, लेकिन जांग इतना फ्रेजाइल नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि अब पूरी दुनिया जान चुकी थी कि एस रैंक हंटर्स अजय इनविंसिबल नहीं है। इससे लोग और भी ज्यादा चिंतित होंगे। और इस सब का मास्टरमाइंड कौन है? असिस्टेंट को जांग शंघा पर शक है। वो ये भी बताती है कि प्रोटैगनिस्ट सच में एफ रैंक रजिस्टर्ड है। शुरू में जांग ने भी यही माना था, लेकिन अगर वो सच में इतना लो लेवल है तो जांग चनहाओ ने उसे मारने के बजाय इल्जाम लेने को क्यों कहा? उसे खत्म करना आसान होता। और सबसे जरूरी बात, वो आंखें। जब जांग गिरा था तो उसे प्रोटैगनिस्ट की आंखें दिखी थीं, जिनमें कोई इंसानी इमोशन नहीं था। अवेकनिंग के बाद से जांग ने ऐसा कभी नहीं देखा था। उसे शक है कि प्रोटैगनिस्ट की रैंक फेक है। इसलिए वो असिस्टेंट से कहता है कि एसोसिएशन से कांटेक्ट करो और उस आदमी की अवेकनिंग वैल्यू का रीटेस्ट करवाओ। अवेकेंड की एबिलिटीज को सामूहिक रूप से स्किल्स कहा जाता है। हर अवेकेंड अपने अवेकनिंग मूवमेंट में कम से कम एक स्किल सीखता है, लेकिन इस प्लैनेट की मैजिक पर कई रेस्ट्रिक्शंस हैं। उदाहरण के लिए जांग शेकन का फायर एट्रीब्यूट है। चाहे वो कितनी भी कोशिश करे, वो दूसरे तरह का जादू नहीं सीख सकता। अगर किसी और एलिमेंटल जादू का इस्तेमाल करना हो तो उन्हें स्किल स्टोन्स खरीदने के लिए बहुत पैसे खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन प्रोटैगनिस्ट अलग है। रीइंकॉर्नेशन से पहले उसने कई तरह के जादू सीखे हुए थे। थियोरेटिकली अगर कंडीशंस पूरी हों तो वो अर्थ का कोई भी जादू इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन इस बॉडी की लंग प्रॉब्लम की वजह से वो मोनोफ्यूजन नहीं कर पाता और उसकी असली टैलेंट बाहर नहीं आ पाती। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसने मैना एम्पलीफायर्स बनाने का तरीका खोजा, लेकिन जिन मटेरियल्स की जरूरत है वे स्पेस गेट में मिलते हैं, जिसे मैजिक टावर कंट्रोल करता है। और मैजिक टावर वो गिल्ड है जिसके पास इस समय सबसे ज्यादा हंटर्स हैं। अब प्रोटैगनिस्ट मैजिक टावर के बाहर खड़ा है, लेकिन स्टाफ तुरंत उसे बाहर कर देते हैं क्योंकि वो कल बिना अपॉइंटमेंट के आया था और यहाँ बिना अपॉइंटमेंट कोई एंट्री नहीं मिलती। तभी उसका सबऑर्डिनेट एनरन अचानक आता है। प्रोटैगनिस्ट ने उससे रिक्वेस्ट की थी कि वो अपॉइंटमेंट फिक्स कर दे। एनरन खुद एक फेमस ए रैंक हंटर है, इसलिए उसकी रिक्वेस्ट जल्दी एक्सेप्ट हो गई। स्टाफ मेंबर जो पहले रूड था वो अचानक फ्रेंडली हो गया क्योंकि वो रनशैंग का फैन था। दोनों बात करने लगते हैं और रनशैंग समझाता है कि उसने गिल्ड के थ्रू मैजिक टावर के रिप्रेजेंटेटिव से अपॉइंटमेंट कर ली है। इस तरह प्रोटैगनिस्ट आराम से मैजिक टावर के अंदर चला जाता है और स्टाफ पहले की बदतमीजी के लिए माफी मांगता है। फ्रंट डेस्क पर पहुंचकर अपॉइंटमेंट कंफर्म की जाती है। वहां पहले से इन्फॉर्म था कि उनका रिप्रेजेंटेटिव टॉप फ्लोर पर है। उन्हें एलिवेटर से ऊपर जाने को कहा जाता है, लेकिन जब एलिवेटर 60वें फ्लोर पर रुकता है तो दोनों के सामने का सीन देखकर शॉक लग जाता है। प्रोटैगनिस्ट को ठंडा पसीना आता है।
कुछ गड़बड़ थी। उन्होंने 60वें फ्लोर का बटन दबाया था, लेकिन पहुंचे सिर्फ दूसरे फ्लोर पर। पहले लगा कि एलिवेटर खराब है, लेकिन रनशैंग ने बताया कि ये असल में गिल्ड लीडर का टेस्ट है। मैजिक टावर की रिप्रेजेंटेटिव खुद गिल्ड लीडर है, जो दुनिया के 3 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एस रैंक हंटर्स में से एक है, और उसकी पर्सनैलिटी काफी सनकी है। कोई भी उससे मिलना चाहता है तो पहले इस भूल भुलैया चुनौती को पास करना पड़ता है। मैजिक टावर खुद एक विशाल भूल भुलैया है, और विजिटर्स को खुद रास्ता ढूंढना पड़ता है टॉप फ्लोर तक पहुंचने के लिए। प्रोटैगोनिस्ट तय करता है कि वो सीढ़ियों का इस्तेमाल करेगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। दूसरे फ्लोर के बाद जो एरिया आया वो अंडरग्राउंड पार्किंग निकला। दरवाजा खोलते ही दोनों बार बार एक ही जगह घूमने लगे। वे वापस दूसरे फ्लोर पर आए और प्रोटैगनिस्ट ने पूछा कि कितने लोग ये टेस्ट पास कर पाए हैं। रनशांग ने घबराकर कहा कि उसने कभी नहीं सुना कि कोई पास हुआ हो। स्टाफ तक भी रास्ता नहीं जानते। विजिटर्स को बिना किसी क्लू के भूल भुलैया पार करनी पड़ती है। सच में काफी सनकी सेटअप था, लेकिन भूल भुलैया बहुत अच्छी तरह से डिजाइन की गई थी। प्रोटैगनिस्ट को जिज्ञासा हुई कि ये मैज कौन है जिसने इसे बनाया है, क्योंकि इस भूल भुलैया में उसे अपने होमलैंड की फील आ रही थी। दोनों एलिवेटर के दरवाजों के पास लौटे और रनशैंग ने पूछा, अब क्या करें? प्रोटैगनिस्ट बोला, चिंता मत करो। फिर उसने एलिवेटर के दरवाजे पर हाथ रखकर ध्यान से महसूस किया। हालांकि उसकी करंट बॉडी कमजोर थी, लेकिन कुछ चीजें वो अब भी कर सकता था। और हैरानी की बात यह है कि यह जादुई स्ट्रक्चर काफी सिंपल था। उसे टॉप फ्लोर का रास्ता मिल चुका था। रनशैंग अविश्वास में बोला, रियली? कैसे? प्रोटैगनिस्ट ने सीधे एक्शन लिया। उसने पहले एलिवेटर का बटन दबाया, फिर बाहर से टॉप फ्लोर का बटन दबाया। इसके बाद पीछे हट गया और एनरन को भी पीछे हटने का इशारा किया। फिर उसने कुछ कदम पीछे जाकर एलिवेटर के दरवाजों पर जोरदार किक मारा। जबरदस्त फोर्स से दरवाजे टूट गए और सामने एक विशाल खाली जगह दिखी। रनशांग डर के मारे पसीना पसीना हो गया। उसे समझ ही नहीं आया कि प्रोटैगनिस्ट ने अचानक ऐसा क्यों किया। प्रोटैगनिस्ट शांति से बोला, चलो। नीचे का रास्ता ऊपर के स्पेस गेट से जुड़ा था। इतना कहकर वो बिना किसी झिझक के कूद गया। जैसे ही उसके पैर जमीन पर पड़े, वो एक और स्पेस में पहुंच चुका था। रनशांग भी फॉलो करता है, और उसे ये एक्सपीरियंस किसी चट्टान या स्पेस गेट से कूदने से भी ज्यादा थ्रिलिंग लगा। तभी पास से एक आवाज सुनाई देती है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहां तक पहुंच जाओगे। दोनों ने देखा कि एक स्टनिंग रेड हेड यंग वुमन उनकी तरफ घूम रही थी। उसने कहा, तुम दोनों हमारे भूल भुलैया को क्लियर करने वाले सबसे तेज विजिटर्स हो। रनशांग उसकी खूबसूरती देखकर मंत्रमुग्ध हो गया, जबकि प्रोटैगनिस्ट अब भी भावहीन खड़ा था। वो औरत धीरे धीरे खड़ी होती है। रेड हेयर्ड महिला हंसते हुए बोली, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम हिडन पैसेज ढूंढ लोगे, लेकिन तुम्हारी किस्मत यहीं खत्म होती है, क्योंकि अब से तुम मुझे फेस करोगे, मैजिक टावर गिल्ड की रिप्रेजेंटेटिव एस्थर। एस्थर ने दोनों को बैठने का इनवाइट दिया और फिर एनरून से कहा कि वो प्रोटैगनिस्ट का इंट्रोडक्शन कराए, क्योंकि उसे बहुत जिज्ञासा थी कि ये ऑर्डिनरी एनालिटिकल स्किल वाला इंसान नहीं है। फिर भी मेज का हिडन पैसेज उसने इतनी आसानी से ढूंढ लिया। प्रोटैगनिस्ट को तभी समझ आया कि यही मेज की डिजाइनर है। सच में काफी सनकी जैसा लोग कहते हैं। प्रोटैगनिस्ट ने अपना परिचय दिया तो एस्थर मुस्कुराई, मुझे काबिल लोग पसंद हैं। रेयर एट्रीब्यूट होल्डर्स को एक दूसरे से अच्छे रिलेशन रखने चाहिए। प्रोटैगनिस्ट को कुछ समझ नहीं आया कि रेयर एट्रीब्यूट का क्या मतलब। एस्थर को गलतफहमी हो गई थी। उसे लगा कि प्रोटैगनिस्ट के पास एनालिटिकल स्किल है जो बहुत रेयर होती है। एनरून ने धीरे से समझाया कि एस्थर दुनिया के कुछ कर्ज एट्रीब्यूट हंटर्स में से एक है। तभी प्रोटैगनिस्ट को याद आया कि यही वो अवेकेंड है जो मॉन्स्टर्स को अलग अलग स्टेटस इफेक्ट से मारती है। इस दुनिया में मैजिक अभी नया नया डेवलप हुआ है और कॉम्प्लेक्स स्पेल बहुत कम लोग चला पाते हैं। ज्यादातर लोग जैसे जुंग शेकिंग और जांग चोंग हाउ सिर्फ ब्रूट फोर्स पर डिपेंड रहते हैं। डिफेंस और रिकवरी टाइप जैसे एनरून शांग भी रेयर हैं, और अप्रेजल कर्ज या माइंड कंट्रोल जैसे स्पेशल एबिलिटी यूजर्स तो बेहद रेयर हैं। ये समझकर प्रोटैगनिस्ट ब्लफ करने लगा, सॉरी, मैं आपको पहचान नहीं पाया, मैं इतना वेल इन्फॉर्म्ड नहीं हूं। एस्थर ने अपना मुंह हाथ से ढककर हंसते हुए कहा, तुम जैसे स्किल्ड अप्रेजर के पास तो रिक्वेस्ट की भरमार होगी। मैं तो हाल ही में टीवी शोज पर भी आई थी। स्मॉल टॉक खत्म करके वे मेन टॉपिक पे आई। एस्थर ने पूछा, क्या एनरून शांग उनके स्पेस गेट में एंटर करना चाहता है? अचानक नाम सुनकर रनशांग बोला, नहीं, मैं नहीं एंटर कर रहा, ये तो मेरे बॉस हैं। प्रोटैगनिस्ट ने समझाया कि एनरून शांग ने अपॉइंटमेंट इसलिए लिया क्योंकि उसकी रैंक बहुत लो थी और मैजिक टावर स्टाफ उसे सीरियसली नहीं ले रहे थे। ये कहकर उसने अपने क्रेडेंशियल्स दिखाए। एस्थर थोड़ी सरप्राइज हुई, लेकिन शॉक नहीं। अप्रेजर्स ऐसे ही होते हैं, पर यह केस काफी लो लेवल का है। एस्थर को जिज्ञासा हुई कि प्रोटैगनिस्ट उस स्पेस गेट में क्यों जाना चाहता है। अगर उसका इरादा ट्री से मटेरियल लेने का है तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उसके पास भी उन ट्री मटेरियल्स की कमी है। प्रोटैगनिस्ट ने गंभीरता से प्रॉमिस किया कि वो ट्री एरिया को टच नहीं करेगा। फिर भी एस्थर सीधे एग्री नहीं हुई। उसने मान लिया कि वो किसी नए गिल्ड से है और मोनोपोली बनाने की कोशिश कर रहा है। उसने साफ कहा, मैं चैरिटी नहीं चलाती। अगर तुम्हें सच में एक्सेस चाहिए तो तुम्हें खुद आने की बजाय गिल्ड टू गिल्ड नेगोशिएशन करना चाहिए था। याद रखना, मुझे हैगलिंग पसंद नहीं है। अपने गिल्ड को रिमाइंड करना।
प्रोटैगनिस्ट को लगा वो बस दिखावा कर रही है, आखिर ये लो लेवल डंगॉन है, शायद उन्हें अंदर के रिसोर्सेज का चौथाई भी नॉलेज नहीं है। लेकिन उसकी अगली बात ने एस्थर को चौंका दिया। प्रोटैगनिस्ट बोला, सॉरी, मेरे पास कोई गिल्ड नहीं है। रनशांग तुरंत खड़ा होकर बोला, हाँ सही कहा, बॉस का तो खुद का टीम भी नहीं है, वो हमेशा अकेले काम करता है। प्रोटैगनिस्ट ने जोड़ा, वैसे आप मुझे बार बार अप्रेजर कह रही हैं, लेकिन मैंने कभी उस फील्ड में काम नहीं किया। इस सर्कल में मैं सिर्फ रनशांग को जानता हूं। यह सुनकर रनशांग की आंखों में आंसू भर आए। प्रोटैगनिस्ट ने कहा, यह बस पर्सनल रिक्वेस्ट है, इसमें किसी गिल्ड को बेनिफिट नहीं मिलेगा। वो अपनी टर्म्स बताने ही वाला था कि एस्थर ने अचानक उसे रोक दिया। रुको, तुम कहना क्या चाहते हो? पहले से ठंडी और फॉर्मल दिख रही एस्थर अचानक एक्साइटेड हो गई। उसकी लाल बाल एक्साइटमेंट से लहराने लगे। उसने प्रोटैगनिस्ट को ऐसे देखा जैसे कोई हंटर अपने फेवरेट शिकार को देखता है। उसकी एक्सप्रेशन देखकर प्रोटैगनिस्ट को ठंडा पसीना आ गया। उसने सोचा, क्या हो रहा है? मैंने अभी तो अपनी टेम्पटिंग टर्म्स भी नहीं रखी थीं। एस्थर अचानक बोली, मैजिक टावर ज्वाइन करो, मैं तुम्हें तुरंत हायर कर लूंगी। वो स्पेस गेट कुछ भी नहीं है, अगर तुम हमारे साथ जुड़ जाओ तो मैं तुम्हें फ्री में दे दूंगी। प्रोटैगनिस्ट बाहर से शांत रहा, लेकिन अंदर से खुश था। क्या ये सच में हो रहा है? तभी रनशांग धीरे से समझाने लगा, लार्ज गिल्ड जैसे मैजिक टावर के पास बहुत सर्कुलेशन होता है मैजिक क्रिस्टल्स और इक्विपमेंट का, इसलिए उन्हें डेस्परेटली अप्रेजल टैलेंट्स चाहिए होते हैं। प्रोटैगनिस्ट को यह सुनकर समझ आया कि इस दुनिया में इंसान मैजिक क्रिस्टल की प्योरिटी नग्न आंखों से नहीं पहचान पाते और फ्रॉड से बचने के लिए हर ट्रांजैक्शन में अप्रेजर्स की जरूरत होती है। वो सोच ही रहा था कि एस्थर ने अचानक अपना हाथ आगे बढ़ाया और बोली, साइनिंग बोनस है 5 बिलियन। ये सुनकर प्रोटैगनिस्ट उसकी जनरॉसिटी से हिल गया। क्या कहा तुमने? एस्थर को गलतफहमी हो गई। उसको लगा न्यू सिस्टर्स गिल्ड ने उससे भी ज्यादा पैसे ऑफर कर दिए हैं। गुस्से से वो ऑलमोस्ट चिल्ला पड़ी। वो बोली, उन्होंने ऑलरेडी रॉनशिंग को ले लिया, अब फिर से मेरी नजर वाले हंटर को छीनना चाह रहे हैं। रॉनशिंग उसको शांति देने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ प्रोटैगनिस्ट सोच रहा था कि 5 बिलियन से कितने मील्स आ जाएंगे। एस्थर ने खुद को थोड़ा संभाला, बाल ठीक किए और बोली, हमारे पास बहुत सारे एक्सपर्ट अप्रेजर्स हैं, तो वर्कलोड ज्यादा नहीं होगा। प्रोटैगनिस्ट ने सब साफ साफ सुना, लेकिन फिर भी कंफर्मेशन चाहता था। सच में तुम 5 बिलियन सिर्फ मुझे अप्रेजर बनाने के लिए खर्च करना चाहती हो? एस्थर को मौका मिल गया और उसने खुशी से कहा, ऑफ कोर्स। इसी पल प्रोटैगनिस्ट सच में टेम्प्टेड हो गया। स्पेस गेट्स एक्सप्लोर करने का झंझट नहीं, सिर्फ इक्विपमेंट अप्रेज करो और पैसे बनाओ। वो ऑलमोस्ट हाँ करने ही वाला था, तभी एस्थर और खुश होकर बोली, हमारे एनालिसिस डिपार्टमेंट में फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स हैं, हफ्ते में सिर्फ 4 दिन काम करना होगा। लेकिन यही लाइन उसकी फैंटेसी तोड़ देती है। उसके अंदर की नर्व्स ट्रिगर हो जाती हैं। मैं तो रिटायर होने के लिए रिनकॉर्नेट हुआ हूं और ये मुझे फिर से कंपनी में काम करने बोल रही है। जॉब मतलब ओवर टाइम, सुपरवाइजर को रिपोर्ट करना, नॉर्मल लोगों की कंप्लेंट्स हैंडल करना। सोचकर ही उसका सर दुखने लगता है। आई एब्सोल्युटली रिफ्यूज टू वर्क। अब एस्थर ने उनका हाईएस्ट पेइंग कॉन्ट्रैक्ट सामने रख दिया, इतना कि रैंक हंटर्स और रॉनशिंग तक शॉक रह गए। एस्थर ने मौका पकड़कर कहा, अगर मन बदल जाए तो हम आपको किसी भी वक्त वेलकम करेंगे। लेकिन प्रोटैगनिस्ट ने सिर झुका लिया डिसअपॉइंटमेंट में और धीरे से बोला, आई एम सॉरी, कृपया अपने ऑफर को भूल जाइए। एस्थर स्टैंड रह गई और पूछा, आखिर तुम कितना पैसा चाहते हो? प्रोटैगनिस्ट ने साफ बोला, ये पैसे की बात नहीं है, मैं बस किसी गिल्ड में ज्वाइन नहीं करना चाहता। एस्थर ने उसकी आंखों में देखकर कंफर्म कर लिया कि ये सच है। फिर उसका टोन बदल गया, इज दैट सो? अगर तुमने डिसाइड कर लिया तो ठीक है, लेकिन क्या ये सही रहेगा? मेरी ऑफर रिजेक्ट करने का मतलब है तुम्हें स्पेस गेट में एंट्री के लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा। प्रोटैगनिस्ट के पास उतने पैसे नहीं, लेकिन वो तैयार था। वो बोला, मैं तुम्हारे साथ डील करना चाहता हूं। फिर खड़ा होकर बोला, मुझे एक मिरेकल सब्सटेंस पता है, अगर उसको सीमेंट और मेटल में मिलाकर बिल्डिंग बनाओ तो वो किसी भी स्किल से इम्यून कर देगा और माना एब्जॉर्ब भी करेगा। यहां तक कि मॉन्स्टर अटैक भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। विंडो के पास जाके वो बोला, पूरा मैजिक टावर बैरियर से घिरा हुआ है, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत हाई होगी, एंट्रेंस फी के तौर पर यह काफी है। एस्थर बोरियत से सुनी और बोली, अगर ये सच में काम करता है तो काफी है। प्रोटैगनिस्ट ने तुरंत अपनी पॉकेट से सैंड का बैग निकाला और कहा, जितना चाहिए उतना ले लो, लोकेशन सिर्फ मुझे पता है। रॉन ने तुरंत पहचान लिया कि ये वही सैंड है जो उसने फायर बैट्स के खिलाफ यूज किया था, लेकिन क्या ये सच में माना एब्जॉर्ब करता है? भले ही ये थोड़ा अनप्रॉफिटेबल लगे, लेकिन उस जगह पर लोग आते रहते हैं और देर सवेर ये सीक्रेट मिल ही जाएगा तो गुडविल कमाना ही सही है। एस्थर ने सैंड उठाया क्यूरियोसिटी से और पूछा, सच में इतनी वैल्यूएबल चीज को तुम सिर्फ एक गार्बेज स्पेस गेट एंट्री के लिए ट्रेड कर रहे हो? क्या तुमने ये डील दूसरों से नहीं की? प्रोटैगनिस्ट थोड़ी देर स्पीचलेस रह गया। उसने तो खुद ही कहा था कि उसकी गेट वैल्यूएबल है, अब गार्बेज बोल रही है। वुमेन हु? प्रोटैगनिस्ट ने पूछा, क्या मुझे प्रॉमिस करना पड़ेगा कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा? एस्थर खुद सोच रही थी कि शायद ये उसके लिए अच्छा डील नहीं है, तभी उसकी असिस्टेंट कॉफी लेकर आई। प्रोटैगनिस्ट ने जवाब दिया, इसको रेयर एट्रीब्यूट होल्डर्स के बीच का म्यूचुअल बेनिफिट समझो। इसके बाद प्रोटैगनिस्ट और रॉनशिंग वहां से निकल गए।
एस्थर नॉर्मल तरीके से कॉफी पीने लगी, लेकिन उसकी असिस्टेंट को लगा रिप्रेजेंटेटिव थोड़ी अनहैप्पी लग रही हैं। उसने पूछा, क्या हुआ? एस्थर बोली, अनहैप्पीनेस नहीं है, मैंने बस क्लाइंट के साथ मजाक किया। असिस्टेंट शॉक रह गई, क्या आपने उस गेस्ट पर कर्ज डाला? एस्थर ने इजीली कहा, डरावना कर्ज नहीं था, बस 30 सेकेंड्स तक स्नीज करना। असिस्टेंट को यह ट्रिवियल लगा, लेकिन उसने कहा, किसी ने स्नीज तो नहीं किया? एस्थर बोली, हाँ, जब मैंने स्किल एक्टिवेट की तो उसे स्नीज आना चाहिए था, लेकिन उसने अचानक मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में किलिंग इंटेंट था। उस पल मैं खुद डर गई। एस रैंक तक मेरे कर्ज से नहीं बच सकते, लेकिन ये मॉन्स्टर तो कहीं से आ ही गया था। एस्थर इसी बात को लेकर ग्रम्बल कर रही थी, तभी प्रोटागोनिस्ट की सैंड का रिजल्ट आ गया और सच में उसमें माना एब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टी थी। असिस्टेंट ने सोचा शायद प्रोटागोनिस्ट बस रिप्रेजेंटेटिव पर अच्छा इंप्रेशन छोड़ना चाहता था, लेकिन एस्थर को यह और भी डरावना लगा। उसने तुरंत उसका प्रोफाइल मंगवाया ताकि देख सके ये आदमी आखिर प्लान क्या कर रहा है। सीन बदलता है और वो सेम काम दिखने वाला प्रोटागोनिस्ट अब सड़क के कॉर्नर पर झुका हुआ बार बार उल्टी कर रहा है। ये कर्ज से नहीं, बल्कि उस कॉफी से था जो उसने अभी पी थी। उसने सुना था ये खास ड्रिंक इंपॉर्टेंट गेस्ट के लिए बनती है, इसलिए उसने बिना शक पिया। लेकिन टेस्ट आते ही ऑलमोस्ट उगल दिया, क्योंकि टेस्ट बिल्कुल अल्फा यूरी की इंडस्ट्रियल एडहेसिव जैसा था। ये स्पेशल ड्रिंक है गेस्ट के लिए, ये ग्लू पिलवा रहे हैं। और उसी वक्त उसकी नजर एस्थर से मिली और उसने कर्ज एक्टिवेट कर दिया। प्रोटागोनिस्ट अपनी एलियन आइडेंटिटी रिवील होने के डर से उल्टी रोक रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं हुई दिखाने की। और एस्थर को लगा उसकी आंखों में किलिंग इंटेंट है, जबकि असल में उसका बॉडी कंट्रोल हो रहा था लिटिल ग्रीन की मैजिक से। जब तक किसी का मैजिक उससे ज्यादा पावरफुल न हो, इस बॉडी पर किसी का कंट्रोल नहीं हो सकता। एस रैंक हंटर का कर्ज भी फेल हो जाता है। थोड़ी देर बाद प्रोटागोनिस्ट ने खुद को संभाला और मिनरल वाटर खरीदकर मुंह साफ किया। रॉन सिंह ने पूछा, तुमने एस्थर को जो दिया वो आखिर था क्या? उसने ऐसा सब्सटेंस कभी नहीं सुना जो फायर बैट्स की आग बुझा दे और बिल्डिंग को ड्यूरेबल बना दे। उसका वैल्यू तो बहुत हाई है, लेकिन प्रोटागोनिस्ट ने उसे एसोसिएशन को सबमिट करने के बजाय मैजिक टावर को दे दिया। रॉन सिंह को शक हुआ कि उसे एसोसिएशन पसंद नहीं है, लेकिन प्रोटागोनिस्ट ने कहा, नहीं, मुझे एसोसिएशन से कोई फीलिंग्स ही नहीं है, बस मैंने एस्थर पर अच्छा इंप्रेशन डालना चाहा। यह सिंपल लाइन सुनकर रॉन सिंह शॉक रह गया। उसे लगा शायद एस्थर प्रोटागोनिस्ट की टाइप है, लेकिन उसने साफ कहा, मुझे एस्थर से भी कोई फीलिंग्स नहीं है। रॉन सिंह ऑकवर्ड हो गया। उसने पूछा, फिर आखिर तुम उस स्पेस गेट में क्या ढूंढ रहे हो कि इतना रिस्क ले रहे हो? अगले दिन दर्द से कराहते हुए प्रोटागोनिस्ट उठा। उसने बॉडी स्ट्रेच की और तुरंत चेक किया कि उसके आइटम सूख गए हैं या नहीं। ये सब उसने कल कलेक्ट किए थे जब वो एनुन सिंह के साथ स्पेस गेट गया था। ये सारे मटीरियल्स माना एम्पलीफायर बनाने के लिए चाहिए थे। फेरी टाइप मॉन्स्टर की विंग्स। पहले उसे लगा था इन्हें पाना मुश्किल होगा, लेकिन एनुन सिंह की हेल्प से सबसे टफ मटीरियल मिल चुका है। अब बाकी आसान है। प्रोटागोनिस्ट सोचता है उसने अपनी पुरानी पावर वापस पाने की तरफ बड़ा स्टेप ले लिया है, लेकिन अभी सबसे जरूरी है अपना पेट भरना। वो सोच ही रहा था आज क्या खाना है, तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। वो हैरान हुआ, कौन हो सकता है? कहीं ये बॉडी का फैमिली तो नहीं? अगर कोई पुराना जानकार हुआ तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। डरते डरते उसने डोर खोला तो सामने एक खूबसूरत औरत और उसके साथ 2 बड़े आदमी खड़े थे। औरत थी शुआन युयान, जो हंटर एसोसिएशन से थी। प्रोटागोनिस्ट समझ नहीं पाया वो क्या चाहती है। फिर शुआन युयान ने बताया, किसी ने रिपोर्ट किया है कि उसने अपनी अवेकनिंग लेवल को फेक किया है और अब उसे इन्वेस्टिगेशन के लिए एसोसिएशन चलना होगा। ये सुनकर प्रोटागोनिस्ट हक्का बक्का रह गया। क्या कहा तुमने? तभी दोनों बड़े आदमी अपनी उंगलियां क्रैक करने लगे और बोले, अगर अरेस्ट नहीं होना चाहते तो कॉपरेट करो। प्रोटागोनिस्ट पसीने में भीग गया और बोला, लगता है आज का खाना तो रह ही गया। थोड़ी देर में वो कार में बैठा था। शुआन युयान आगे अकेली बैठी फोन स्क्रॉल कर रही थी और प्रोटागोनिस्ट बीच में फंसा हुआ। 2 बड़े आदमी उसके दोनों तरफ बैठे थे। वो हिलने से भी डर रहा था। असल में शुआन युयान को पहले से ही शक था, आखिर एक सिंपल रैंक वाला कैसे फिकिनो एसएस को हरा सकता है। उसकी लक वाली बातों पर वो भरोसा नहीं करती थी, लेकिन रिकॉर्ड्स चेक करने के बाद वो और कंफ्यूज हो गई। सच में उसकी रैंक लो थी और उसके पास सिर्फ एक बार स्पेस गेट एंट्री का रिकॉर्ड था। उसका हंटर रेज्यूमे बहुत ही सिंपल था, एक नॉर्मल रैंक वाला जिसने सिर्फ एक बार गेट एंट्री की और सीधे सी रैंक मॉन्स्टर को हरा दिया। ये कुछ ठीक नहीं लगता। अगर उसने अवेकनिंग लेवल छुपाया है तो वो डेंजरस हो सकता है। ऐसे लोग अक्सर गलत कामों में पड़े होते हैं, लेकिन शुआन युयान के पास ज्यादा अथॉरिटी नहीं थी, इसलिए उसने रिपोर्ट ऊपर भेज दी, वरना बात वहीं खत्म हो जाती। हायर अप्स ने रिपोर्ट को पहले सीरियसली नहीं लिया था, लेकिन कुछ दिन पहले अचानक नया डेवलपमेंट हुआ। जुंगशिंग, जो स्पेस गेट से बेहोश बाहर आया था, उसने भी प्रोटागोनिस्ट की शिकायत कर दी। शुआन युयान तो बस माइनर सिविल ऑफिसर थी, लेकिन जुंगशिंग की बात ने केस को ऊपर तक पहुंचा दिया। जांगशिंग एक नेशनल हीरो था, इसलिए जब रीटेस्ट का नोटिस आया तो शुआन युयान को पूरा यकीन था कि प्रोटागोनिस्ट रेजिस्ट करेगा, लेकिन सरप्राइजिंगली वो बिना झगड़े शांति से चला आया। उसके टूटे फूटे पुराने घर को देखकर भी लग रहा था कि कोई हाई रैंक हंटर वहां नहीं रह सकता। शुआन युयान सोच रही थी कहीं उसने पैसे छुपा तो नहीं रखे।
तभी प्रोटैगनिस्ट ने अचानक पूछ लिया, अवेकनिंग वैल्यू रीटेस्ट की कॉस्ट कितनी है? वो तो मील्स के लिए भी मुश्किल से पैसे मैनेज कर पाता है। शुआन युयान ने समझाया, टेस्ट फी 4,80,000 रुपए है, लेकिन अगर डेटा सेम आया तो फ्री होगा। अगर डेटा फेक निकला तो टेस्ट फी के साथ फाइन भी लगेगा। प्रोटैगनिस्ट थोड़ा टेंस था, लेकिन जब उसने बाकी लोगों को टेस्ट करते देखा तो रिलैक्स हो गया। इस तरह की मशीन से तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम वाले पेशेंट्स का माना डिटेक्ट ही नहीं होता। प्रोटैगनिस्ट खुश था कि ओरिजिनल बॉडी स्मोकर था, उसके लंग्स पहले से डैमेज थे, तो मशीन कुछ डिटेक्ट ही नहीं करेगी। लेकिन उसकी राहत कुछ सेकंड ही टिकी, क्योंकि शुआन युयान ने बता दिया कि अब उनके पास न्यू इक्विपमेंट है। एसोसिएशन ने ऑलरेडी नोटिस जारी कर दिया था कि पुरानी मशीन लंग डिजीज वाले पेशेंट्स के साथ सही काम नहीं करती। सून वो हाईटेक मशीन तक पहुंचे। शुआन युयान ने उसे याद दिलाया कि उसके पास वॉलंटरीली अपना सही लेवल बताने का लास्ट चांस है। प्रोटैगनिस्ट ने जल्दी जल्दी कहा, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। लेकिन अब चाहे जितना स्ट्रगल करे कोई फायदा नहीं था। आखिरकार उसको ठंडी मेटल बेड पर बांध दिया गया और टेस्ट शुरू हुआ। प्रोटैगनिस्ट पसीने से तरबतर रिजल्ट का इंतजार कर रहा था। शुआन युयान ने उसे याद दिलाया कि रैंक फेक करने की पनिशमेंट पता है ना? प्रोटैगनिस्ट ठंडे पसीने में सुन रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या उसकी टेरिफाइंग माना पकड़ी जाएगी? क्या उसे सच बोलना पड़ेगा कि वो एलियन है? और सबसे बड़ा सवाल, 4,80,000 रुपए टेस्ट फी कहां से देगा? तभी शुआन युयान ने रिजल्ट देख लिया। अवेकनिंग वैल्यू 14 F रैंक। तुम सस्पेक्ट नहीं हो, पिछले साल से सिर्फ 2 पॉइंट ज्यादा, नॉर्मल है। उसने उसे समझाया, रिलैक्स करो, प्रोटैगनिस्ट को फाइन नहीं भरना पड़ेगा। ये सोचकर राहत मिली, लेकिन खुशी नहीं हुई। मतलब सच में ये बॉडी सिर्फ F रैंक है। उसे लगा था उसकी मैजिक कास्टिंग प्रॉब्लम लंग्स की वजह से है, लेकिन असल में इस बॉडी में माना है ही नहीं। इसलिए स्पेस गेट में गोलेम ने सिर्फ रॉन शिंग पर अटैक किया और प्रोटैगनिस्ट को इंट्रूडर मानकर इग्नोर कर दिया। इस सोच पर उसने खुद पर हंसते हुए सेल्फ मॉकिंग किया, जिससे शुआन युयान को लगा कहीं ये पागल तो नहीं हो गया। असलियत ये थी कि प्रोटैगनिस्ट के दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, उसकी रिइंकार्नेशन मैजिक फेल हो गई। अब उसे इस अर्थ पर वीकेस्ट मेज बनकर जीना होगा। एसोसिएशन से बाहर निकला तो उसका चेहरा ब्लैंक था, लेकिन कम से कम सस्पिशन साफ हो गया। शुआन युयान ने उसे बाहर तक छोड़ा और उसकी हालत देखकर पूछा, तुम्हें हॉस्पिटल चलना चाहिए। साइड इफेक्ट्स लो रैंक अवेकेंट पर टेस्टिंग के बाद आते हैं। अगर ठीक नहीं लग रहा तो चेक करा लो। प्रोटैगनिस्ट ने कहा, जरूरत नहीं है, और उसके कंसर्न के लिए थैंक यू बोला। वो ऑलमोस्ट इमोशनल हो गया। ये अर्थिंग सच में मेरी फिक्र कर रही है। फिर भी उसके मन में सवाल था, उसे कैसे पता चला कि वो घर पर होगा? शुआन युयान ने बताया, उसकी स्किल ट्रैकिंग है, जिससे वो किसी भी इंसान या ऑब्जेक्ट को रियल टाइम में ढूंढ सकती है। वो समझा रही थी कि ये स्किल क्रिमिनल्स ट्रैक करने में यूजफुल है। तभी अचानक प्रोटैगनिस्ट ने बात काट दी। दोनों ने जमीन की तरफ देखा, शॉक में। थोड़ी दूरी पर एक सिविक कैट खून के तालाब में पड़ी थी, कार एक्सीडेंट से मरी हुई। शुआन युयान ने पहले तो इग्नोर कर दिया, क्योंकि वो ऐसे कई केसेस देख चुकी थी, लेकिन प्रोटैगनिस्ट का रिएक्शन उसे हैरान कर गया। उसने सीधे सिविक कैट की डेड बॉडी उठा ली। शुआन युयान ने चेतावनी दी कि ये अनहाइजेनिक है, काफी देर से मरी हुई है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट ने मजबूती से पकड़ा और बोला, गंदा हो गया तो धो दूंगा। फिर उसने शुआन युयान को बाय बोला। वो उसे डिसबिलीफ में देखती रह गई और हकलाकर कहा, ठीक है, ध्यान रखना। उसने सोचा शायद वो कैट को ब्यूरियल देगा। उसने प्रोटैगनिस्ट की ये काइंड साइड इमेजिन भी नहीं की थी। ये मोमेंट उसके दिल में गहरी छाप छोड़ गया, लेकिन जैसे ही वो नजर से दूर हुआ, प्रोटैगनिस्ट ऑलमोस्ट खुशी से चकरा गया। उसके लिए तो ये हेवन से माना जैसा था। क्या बायोलॉजिकल स्पेसिमेन मिला है? उसकी प्लैनेट पर 2 तरह के गोलेम्स होते हैं, एक रॉक्स और मेटल से बने वेपन्स और दूसरे एनिमल कॉर्प्सेस से बने ऑर्गेनिक गोलेम्स। सिंपल शब्दों में प्रोटैगनिस्ट को एक एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट मिल चुका था, इसलिए वो घर लौट आया और एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया। लेकिन किसी भी तरह कंपाउंडिंग ठीक से नहीं हो रही थी। आखिर प्रॉपर टूल्स नहीं थे, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और कॉन्सेंट्रेशन कंट्रोल करना मुश्किल था। प्रोटैगनिस्ट इसी टेंशन में था कि अचानक उसका फोन बजा। रात के 10 बजे कौन कॉल कर रहा है? उसने गुस्से में उठाया और रिग्रेट किया कि उसने मैजिक टावर से लौटते वक्त अपने प्रोफाइल में अप्रेजल टैग जोड़ दिया था, और उसे समझ नहीं आया कि यह पब्लिक इन्फो बन गया है। अब तो रोज रिक्रूटमेंट कॉल्स आती रहती हैं। वो परेशान होकर कॉल काट देता है, क्योंकि अब जवाब देने की हिम्मत नहीं थी। तभी फोन फिर वाइब्रेट करने लगा। इस बार उसने देखा तो एक चॉकलेट का एड पॉपअप हुआ, जिसमें लिखा था, कन्वीनियंस स्टोर पर तुमसे मिलने के लिए। प्रोटैगनिस्ट ने कभी ऐसे एड्स नहीं देखे थे। उसे लगा ये मैसेज सिर्फ उसी के लिए है। उसने सोचा, अगर स्पेशली मेरे लिए है तो जाना पड़ेगा। मना करना बहुत रूड होगा। थका हुआ होने के बावजूद वो रात को अकेले कन्वीनियंस स्टोर की तरफ चल पड़ा, लेकिन रास्ते में एक वैन ने उसका रास्ता ब्लॉक कर दिया। प्रोटैगनिस्ट पास जाकर देखने लगा। उसे समझ नहीं आया कोई यहाँ गाड़ी पार्क क्यों करेगा, कितना बदतमीज है। उसे ये नहीं पता था कि अंदर बैठे 2 लोग उसे घूर रहे हैं और उनकी नजर में बुरी मंशा है। जैसे ही वो रास्ता बदलने को मुड़ा, तभी अचानक एक आदमी कार से निकल कर आया और उस पर हमला कर दिया। फिर बाकी भी आ गए। ये अचानक अटैक देखकर प्रोटैगनिस्ट कंफ्यूज हो गया। उसने बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन बच नहीं पाया। धीरे धीरे उसकी कॉन्शियसनेस खत्म हो गई।
जब उसे होश आया तो वो बंधा हुआ था। उसकी आंखों पर ब्लैक क्लॉथ बंधी थी और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसे लगा ये अर्थ वाकई बहुत डेंजरस जगह है, अभी आया ही था और अब किडनैप हो गया। तभी उसके कानों में बातें पड़ी, क्या ये वही F क्लास वाला है? हाँ, मौका देखकर पकड़ लिया। उनकी बातचीत से प्रोटोगोनिस्ट ने समझ लिया ये एक्सीडेंट नहीं बल्कि पूरी प्लानिंग थी। जब तक वो बातें कर रहे थे उनका बॉस भी आ गया और आते ही सबको झुकने का ऑर्डर दिया और बताया कि उनके सामने उनका वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन क्लाइंट खड़ा है। उसने ऑर्डर दिया कि मर्चेंडाइज चेक करो क्योंकि क्लाइंट जल्द ही देखना चाहता है। तभी प्रोटोगोनिस्ट को समझ आया कि यहाँ मर्चेंडाइज वही है। असल में प्रोटोगोनिस्ट किसी और क्लाइंट के लिए था, लेकिन जैसे ही वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन क्लाइंट ने उसे देखा उसके चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। फिर उसने सबको अलर्ट किया कि उनका कैदी जाग चुका है। प्रोटोगोनिस्ट ने तो हिलना तक नहीं किया था, फिर भी समझ नहीं पाया कि उसे कैसे पकड़ लिया गया। इससे पहले कि वो समझ पाता किसी ने ब्लाइंडफोल्ड हटा दिया और सामने आया S क्लास हंटर जांग चोंग हाओ। वो इंटरेस्ट के साथ बोला, लॉन्ग टाइम नो सी। प्रोटोगोनिस्ट अभी भी कंफ्यूज था तो जांग चोंग हाओ ने सब एक्सप्लेन कर दिया। मैजिक टावर मेज क्लियर करने की वजह से वो कुछ खास सर्कल्स में फेमस हो चुका था और आयरनी ये थी कि इतना हाई लेवल अप्रेजल स्किल होने के बावजूद उसकी रैंक सिर्फ F क्लास थी। ऐसी हालत में उसका कॉम्बैट पावर कमजोर था लेकिन अप्रेजल स्किल एडवांस थी, इसलिए नेचुरली क्रिमिनल्स की नजर उस पर पड़नी थी। उसकी फेट भी क्लियर थी, उसे अमीर लोगों को बेच दिया जाएगा एक प्राइवेट अप्रेजर के रूप में। आखिर बहुत से लोग नहीं चाहते कि उनके पास कौन सा हाई लेवल इक्विपमेंट है ये दूसरों को पता चले, और अप्रेजर्स नॉर्मली बहुत हाई फीस लेते हैं, लेकिन अगर वो स्लेव बने तो मेंटेनेंस कॉस्ट सस्ती पड़ेगी, तो मेंटेनेंस कॉस्ट सस्ती पड़ेगी और D क्लास से नीचे वालों को इजीली ब्रेन वॉश किया जा सकता है। जांग चोंग हाओ ने कहा कि वो खुद ये काम कर चुका है, इसलिए यहाँ इंपॉर्टेंट क्लाइंट है। ये बोलकर वो बेरहमी से प्रोटोगोनिस्ट के पास से निकल गया। प्रोटोगोनिस्ट ने जल्दी से पूछा कि क्या वो मदद करेगा, लेकिन उसने कहा मैं तो सिर्फ कस्टमर हूं, मुझे और काम है। बाय कहकर एरोगेंट किडनैपर्स की तरफ देखता हुआ चला गया। प्रोटोगोनिस्ट को बहुत रिग्रेट हुआ, उसे लगा उसे इस दुनिया में कभी रिनकॉर्नेट ही नहीं होना चाहिए था। सून प्रोटोगोनिस्ट को दूसरे फ्लोर पर ले जाकर एक कमरे में बंद कर दिया गया ताकि अगले प्रोडक्ट के लिए जगह बन सके। किसी ने याद दिलाया कि इसे ब्लाइंडफोल्ड नहीं किया, लेकिन दूसरे ने कहा कोई फर्क नहीं, वो तो सो रहा है, और दरवाजा धीरे से बंद कर दिया। लेकिन प्रोटोगोनिस्ट ने आंखें खोल दी। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे अकेला क्यों छोड़ा है, क्या बेचने का प्लान नहीं है। तभी अचानक एक हल्की फ्लावरी खुशबू उसकी नाक तक पहुंची। उसने उस दिशा में देखा तो एक स्पेशल मैजिकल